बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आज आरोग्य भव सीरीज के अंतर्गत हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जो प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व स्तर पर भारत का डंका बजा रहे हैं। और गोरखपुर की पहचान जिन 3 चीजों से होती है, पहला गोरखनाथ मंदिर, दूसरा गीता प्रेस और तीसरा आरोग्य मंदिर। तो आरोग्य मंदिर के डायरेक्टर डॉक्टर विमल कुमार मोदी जी को आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। और आज डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि जीवन की आज जो आपाधापी है, जिस तरह से सबकी लाइफ स्टाइल में चेंज आ गया है और स्वास्थ्य अपने को निरोग रखना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बहुत सारी विधाएं काम कर रही हैं। एलोपैथी की विधा के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जो ऋषियों के प्रदत्त है, और इस चिकित्सा पद्धति से हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आरोग्य मंदिर के बारे में आप सभी वाकिफ हैं और आज उसकी पहचान विश्व स्तर पर है। भारत से ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं और आकर के प्रवास करते हैं और स्वस्थ होकर के यहाँ से लौटते हैं। 6 एकड़ के विशाल परिसर में आरोग्य मंदिर का सुरम्य वातावरण किसको नहीं आकर्षित करता है। तो जब भी कोई गोरखपुर आता है या गोरखपुर में कोई जगह अगर जो उसे आरोग्य मंदिर का नाम सुन करके कि आरोग्य मंदिर, मंदिर देवी देवताओं के भी हैं, लेकिन आरोग्य मंदिर, हमारा शरीर भी एक मंदिर है, शायद इसी अवधारणा को ध्यान में रख करके इसकी स्थापना की गई होगी। इस परिवार के बारे में बता दूं कि आपके दादाजी राजस्थान के गुड़गौड़ जी, राजस्थान में जगह है, वहां से आपके दादा गोविंद दास मोदी पहली बार गोरखपुर आए थे। मुझे लगता है कि व्यापार के सिलसिले में आप आए होंगे। और उसके बाद 1940 में आरोग्य मंदिर की स्थापना हुई और आपके परदादा थे ये गोविंद दास जी दादाजी थे। और आपके पिताजी विठल दास मोदी 1940 में आपने आरोग्य मंदिर की स्थापना की और वो गोरखपुर में आए। उनके बारे में आप लोगों को मालूम भी है और जो नई पीढ़ी है शायद नहीं जानती होगी या जानती होगी कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और 1942 के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें वो जेल में भी रहे और जेल में रह करके भी उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में अपना अध्ययन किया और 6 रुपए किराए के कमरे से ये आरोग्य मंदिर उन्होंने शुरू किया था। और आज जो इतना बड़ा इसका स्वरूप दिख रहा है, तो अपने स्टूडियो में लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से डॉक्टर विमल कुमार मोदी जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो प्राकृतिक चिकित्सा के महारथी तो आप है ही, लेकिन आप उसको जी रहे हैं। आप प्राकृतिक तरीके से आपने अपने को, और आपके यहाँ का जो वातावरण है, मुझे भी एक आध बार वहां जाके वहां का भोजन किसी कार्यक्रम में जाके मुझे चखने का अवसर मिला था, तो मुझे लगा कि वाकई जो चीजें केवल किताबी नहीं हैं, वो व्यवहारिक स्तर पर भी हैं। और आज जो लोगों को फायदा हो रहा है, शायद जो आपके पिताजी ने जो सोच रखी थी, उस सोच को आप और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। और अब आपकी तीसरी पीढ़ी भी आ गई है, डॉक्टर राहुल मोदी भी आ गए हैं, वो भी सेवा में हैं आरोग्य मंदिर की।
तो डॉक्टर साहब आज हम यही जानना चाहते हैं कि जैसे प्राकृतिक चिकित्सा की जो प्रणाली है उससे हम लोग अपने को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा से हम अपने को खूब स्वस्थ रह सकते हैं। खाली एक ही ध्यान रखना है कि हमको प्रकृति के पास रहना है, प्राकृतिक वातावरण में रहना है, प्राकृतिक हवा लेनी है, प्राकृतिक धूप लेनी है, प्राकृतिक भोजन लेना है। ईश्वर ने हमारे लिए बहुत तरह के भोजन बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं, बहुत रंग बिरंगे भोजन बनाए हैं। तो उन भोजन को उसी रूप में अगर हम खाकर पचा सकें तो हमें उसी रूप में खाना चाहिए। जैसे प्रकृति ने हमें फल दिया, हमें फल काट कर खाना चाहिए। लेकिन व्यापारियों ने फल के छिलके खाने लायक नहीं छोड़े। उन पे इतनी दवा पड़ती है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे बताऊं कि सेब के ऊपर हिंदुस्तान में मोम की कोटिंग होती है, विदेश के सेब के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। तो अब हम छिलका सहित खाएंगे तो रंग का स्प्रे, दवा का स्प्रे, मोम का स्प्रे हमारे पेट में जाएगा और नुकसान करेगा। इसलिए अब हमें सेब को छील कर ही खाना चाहिए। जो भी फल छील कर खाए जा सके उन्हें छील कर खाना चाहिए। दूसरा उदाहरण बताऊं, अंगूर 10 साल पहले जब बाजार में बिकता था तो वो पंखा झलता रहता था कि उसमें मक्खियां बहुत लगती थी। अब अंगूर पे कोई मक्खी नहीं लगती क्योंकि मक्खियों को मालूम हो गया कि अब उनके पास अंगूर खाने लायक नहीं है, क्योंकि उस पर इतनी दवा पड़ती है। इसलिए 10-15 मिनट उसको खूब अच्छी तरह पानी में धोकर ही खाना चाहिए। प्रकृति ने हमें सब्जियां दी, कुछ सब्जियां कच्ची खाई जा सकती हैं, जैसे प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी, या यूं कहें पात गोभी, फूल गोभी, पालक, चौराई सब खाई जा सकती है। लेकिन हमारे माता पिता ने हमें नहीं सिखाया, वातावरण ने नहीं सिखाया। कुछ चीज सिखाई है जो कच्ची खाई जा सकती है, उन्हें कच्चा ही खाना चाहिए, जैसे प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी, और भर पेट खाना चाहिए। उसके बाद जो सब्जियां कच्ची नहीं खाई जा सकती, जैसे लौकी, परवल, नेनुआ, तोरी, टिंडा, भिंडी, इन सबों को उबाल लिया जाए, खाने लायक हो जाएगा। चोकर समेत आटा, कंद समेत चावल और अंकुरित दाल। दाल जो हम खाते हैं वो 40 साल की उम्र के बाद नहीं पचती है। यूं कहें कि अब तो पचती ही नहीं है, क्योंकि हम शारीरिक श्रम नहीं करते। स्कूलों में खेल गायब हो गया, पीटी ग्राउंड गायब हो गया, घर में भी छोटे छोटे परिवार हो गए। दादा दादी, नाना नानी को हम लोगों ने घर से निकाल दिया। अब छोटा परिवार 3 लोगों का, बच्चे को कौन देखे, बच्चे को खेलने कौन ले जाए, बच्चे को धूप कौन दिखाए। तो अब हम मोबाइल पे ही बच्चों को खेल खिला रहे हैं, शारीरिक श्रम गायब हो गया। इसलिए दाल पचना मुश्किल हो गई। दालों को अंकुरित करके खाएं। और छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं उन्हें तो निश्चित रूप से 25-50 ग्राम सुबह नाश्ते में अंकुरित दाल खाना ही चाहिए, क्योंकि अंकुरित दाल खाने से बुद्धि का विकास होता है, याददाश्त अच्छी होती है। और बुढ़ों को इसलिए खाना चाहिए कि वो सामान रख के भूल जाते हैं, उनको भी याद करने की जरूरत है। कि इसलिए हर एक को जो भी थोड़ा बहुत पचा सके उसे अंकुरित दाल खानी चाहिए। ये तो हो गया खाने की बात। ये डॉक्टर साहब आपका वीडियो मैं देख रहा था, तो उसमें आपने रोटी दाल वो एक साथ खाने से मना किया कि रोटी दाल एक साथ नहीं, कि रोटी सब्जी खाना चाहिए, रोटी दाल नहीं। देखिए ऐसा है कि जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट जी, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, ये हमारे मुंह के लार से पचता है। इसलिए हम कहते हैं कि खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। और चबाने का तरीका ये होना चाहिए, अगर आप किसी से पूछें कि कितनी बार चबाना चाहिए, तो आदमी स्वतः कह देता है कि ईश्वर ने 32 दांत दिए हैं, 32 बार चबाइए। और 32 बार हम चबा ही नहीं पाते। अगर आप किसी पार्टी में खड़े होकर देखें तो आदमी रोटी चावल को 5 बार चबाता है, दाल चावल को 2 बार चबाता है, तो चबता ही नहीं है। चबता नहीं है तो लार नहीं मिलती है, लार नहीं मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो लार से होना चाहिए वो नहीं होता है, फिर आगे पाचन होता है, तो पाचन में गड़बड़ी आती है। अगर सूखी रोटी आप खाएं तो खूब चबाएंगे, खूब लार मिलेगा, और जब गीली हो जाएगी तब गले के नीचे जाएगी। इसलिए रोटी को अलग खाएं, सब्जी को अलग खाएं तो रोटी चबेगी। कहने का अर्थ यह है कि कार्बोहाइड्रेट मुंह के लार से पचता है, फिर पेट में 4 घंटे आराम करता है,
फिर उसके बाद वो छोटी आंत में जाकर बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट जो पचा नहीं रहता वो पूरी तरह पच के ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और ग्लूकोज हमें ताकत देती है। दालों का पाचन मुंह के लार से नहीं पचता। कहने का अर्थ यह है कि प्रोटीन दालों में होता है, दूध दही में होता है, मांस मछली अंडे में होता है। ये मुंह के लार से नहीं पचता। पेट में तेजाब की उपस्थिति में आधा पाचन होता है, तो तेजाब निकलता है तब पाचन होता है। तो तेजाब निकलता है तो तेजाब वाली पाचन की चीजें ही पेट में रखनी चाहिए ना। अगर कार्बोहाइड्रेट रह गया, कार्बोहाइड्रेट को आराम से रहना चाहिए, रहने नहीं दे रहे हैं। आपने उसी के साथ प्रोटीन खा ली और प्रोटीन को पचाने के लिए तेजाब निकल गया, तो कार्बोहाइड्रेट को रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन दोनों चीजों को पेट में 4 घंटे चीजें रहती हैं, तो 4 घंटे के अंतराल पर खाएं तो खूब पचेगा, आसानी से पचेगा। कहने का अर्थ यह है कि जिनका पाचन खराब है उनको कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि दूध दही दाल के साथ रोटी चावल ना खाएं। 4 घंटे के अंतराल पे खाएं, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, ये पानी के बारे में जैसे है कि सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, तो कुछ लोग गुनगुना पानी या गर्म पानी 4-4 गिलास 6-6 गिलास ये मतलब, तो ये पानी पीने का जैसे एक मानव स्वास्थ्य शरीर के लिए 3 लीटर माना गया है ना, या 1.5 लीटर, कितना पानी मस्ट है? और पानी पीने का तरीका क्या है? पानी तो 2-3 लीटर दिन भर में पीना चाहिए जी, क्योंकि 2-3 लीटर पानी हमारे शरीर से निकल जाता है जी। जो हम सांस बाहर करते हैं उससे एटमॉस्फेयर अंदर मॉइस्चर रहता है, उससे पानी निकलता है, पसीने के रूप में निकलता है, पेशाब के रूप में निकलता है, और हम जो शौच जाते हैं उसमें भी 90% पानी ही होता है। तो ये पानी दिन भर निकलता है, इसलिए दिन भर पीना चाहिए उसकी पूर्ति के लिए। भोजन के आधे घंटे सुबह उठकर 2 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो आप बाहर का पानी से शरीर को धोते हैं, आंतरिक धुलाई पानी पी के ही होती है। जब आप सुबह खाली पेट 2 लीटर पानी पीना चाहिए और शरीर के ताप से थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप ठंडा पिएंगे तो शरीर पहले उसको अपने ताप तक पहुंचाएगी फिर इस्तेमाल करेगी। तो शरीर को सुबह सुबह उसकी शक्ति को क्यों खर्च करते हैं? इसलिए शरीर से थोड़ा ज़्यादा ताप का पानी पिए, और नींबू हो तो 2 नींबू मिला लीजिए, तो सेंस ऑफ वेलबींग मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, दिन भर उसकी शक्ति आपको बरकरार रखेगी। सुबह 1 से 2 लीटर पानी पीजिए, 10-11 बजे कुछ पानी पीजिए, खाने के आधे घंटे पहले पानी पीजिए कि खाते समय प्यास न लगे। तो जो पाचक रस है वो डाइल्यूट नहीं होंगे, भोजन को पचाएंगे। भोजन के 2 घंटे बाद पीजिए, 4-5 बजे पीजिए, 7-8 बजे पीजिए, और रात के भोजन के बाद थोड़ा सा पानी पी के इस तरह 2-3 लीटर पानी पीजिए। एक कहावत है कि सुबह 1.25 लीटर पानी खाली पेट पीना चाहिए, उसके 1 घंटे के बाद कुछ नहीं पीना चाहिए। और ये जो लोग सजेस्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि 1 महीने में ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, 2 महीने में डायबिटीज ठीक हो जाएगी, 3 महीने में कब्ज ठीक हो जाएगा, 6 महीने में कैंसर ठीक हो जाएगा। तो अगर आप इन कारणों से पी रहे हैं तो इन कारणों से पी लीजिए, लेकिन जो समय निर्धारित किया उस समय तक पी के खत्म कर दीजिए। जिंदगी भर पी के आप सुबह फिर आप थ्रेशोल्ड करके शरीर से वो पानी शरीर बाहर निकालेगा, अनायास ही उसको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा कहना है कि 1.25 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर एकाएक जो पानी पीते हैं मेरे विचार अनुसार गलत है। 1-2 लीटर 1-2 गिलास पानी पीना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये आपके यहाँ जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे ये ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड है, मोटापा है, अस्थमा है, तो इन सारी बीमारियों का भी जो इस तरह की बीमारियां हैं इसका इलाज क्या संभव हो पाता है? देखिए, 83 वर्षों से हम ये आरोग्य मंदिर चला रहे हैं जी। मेरे पिताजी ने 1940 में इसकी स्थापना की, 80 में उन्होंने शरीर छोड़ा, मैं उनके साथ 2000 में उन्होंने शरीर छोड़ा जी। मैं उनके साथ 80 से लगा हुआ हूँ, और बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए पिताजी ने, और हो रहे हैं और हम देख रहे हैं। शरीर की गंदगी 4 स्वाभाविक रास्तों से निकलती है, शौच के रास्ते, पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते और सांस के रास्ते।
जब इन चारों रास्तों से गंदगी निकलती रहती है तो हम स्वस्थ रहते हैं। जब इन गंदगी इन चारों रास्तों से निकल नहीं पाती तब रोग होता है। और रोग ऐसा आसान रोग होता है जो खट से चला जाए। जैसे होता क्या है कि जब 4 स्वाभाविक रास्तों से गंदगी नहीं निकल पाती तो शरीर 5वां रास्ता स्वतः चुनता है। वो स्वतः रास्ता क्या हो सकता है? श्वास के रास्ते, मुंह के रास्ते, त्वचा के रास्ते। अर्थ ये हुआ कि गंदगी गुदा के रास्ते निकल रही है, लूज मोशन हो रहा है, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार, 15 बार, जितना होगा पेट में वो निकल जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। गंदगी उल्टी के रास्ते निकल रही है, जितनी गंदगी पेट में होगी वो उल्टी कर करके निकल जाएगी, खाली हो जाएगा पेट, आप ठीक हो जाओगे। त्वचा में बुखार आ गया, 100 डिग्री, 101 डिग्री, अंदर कचरा जल रहा है, जलने दो, जल जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हम भागते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमें गोली मारता तो नहीं है, गोली खिला देता है जी। और गोली खिलाते ही दस्त बंद हो जाए ये नहीं होता, शरीर उसके बाद भी प्रयत्न करता रहता है और आप गोली खा खा के दस्त को बंद कर देते हो। अब दस्त को बंद किया तो आपने क्या किया? आपने कब्ज ही तो पैदा किया और बाद में कब्ज के लिए रोते हो कि कब्ज मेरा ठीक नहीं हो रहा है। अब कब्ज होगा, आगे बढ़ेगा तो बवासीर होगा, और आगे बढ़ेगा तो कोलाइटिस होगी, और आगे बढ़ेगा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होगी, गैस होगा, अपेंडिसाइटिस होगी। होगा ही होगा जब आपने गंदगी नहीं निकलने दी और गंदगी को आपने दवा से दबा दिया। गंदगी मुंह से निकल रही थी, आपने नहीं निकलने दी तो पेट में गंदगी रह गई, तो गैस्ट्राइटिस करेगी, एसिडिटी करेगी, पेट में दर्द करेगा, टॉन्सिलाइटिस करेगी, फेरेंजाइटिस करेगी। त्वचा से गंदगी नहीं निकलने दी, आपने बुखार की दवा ले ली, बुखार उतार दिया। अब त्वचा से गंदगी जो निकल रही थी नहीं निकली तो त्वचा के रोग होंगे ही, एक्जिमा, सोराइसिस, ल्यूकोडर्मा, खाज खुजली, फोड़ा फुंसी। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको उल्टी होने लगे, दस्त होने लगे और बुखार आ जाए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपने जीवन में कोई पालतू जानवर पाले हो और पालतू जानवर कैसे ठीक होता है ये देखा हो तो आपको अपना इलाज मिल जाएगा। पालतू जानवर जब बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं, खाना बंद कर देते हैं, दूसरा काम करना बंद कर देते हैं, और तीसरा पानी पीते रहते हैं, 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, आपको जब बुखार होता है आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवा देता है और आपका प्रिय डॉक्टर है तो आप दूसरे दिन कहते हो भाई भूख नहीं लग रही है। अरे भाई भूख नहीं लग रही है, नेचर कह रहा है कि दवा बंद कर दो ठीक हो जाओगे, भूख नहीं लग रही है खाओ मत ठीक हो जाओगे, लेकिन हम उसको ओवर ईटिंग करने लगते हैं कि डॉक्टर कहता है अरे भाई कुछ मिर्च मसाला मिला के खा लो, जो पसंद है वो खा लो। क्योंकि जब दवा नहीं खाओ, जब भूख लगेगी, खाना भूख नहीं लग रही है और खाना नहीं खाओगे तो वैसे ही ठीक हो जाओगे, दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो 5 दिन दवा खानी है। इसलिए कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, खाली आप मेरी बात मान के 3 दिन ये तपस्या करो कि खाना मत खाओ, पानी पीते रहो, आराम करो, दस्त जितनी गंदगी है निकल जाएगी और पेट ठीक हो जाएगा, जितनी उल्टी है निकल जाएगी, पेट ठीक हो जाएगा। और पानी पीते रहो तो डिहाइड्रेशन का प्रश्न ही नहीं है कि डिहाइड्रेट हो जाओ। चोकर समेत आटे की रोटी, कंद समेत चावल और उबली हुई सब्जियां जी। उबलेपन को दूर करने के लिए हम 5 ग्राम चिकनाई डाल के जीरा डाल देते हैं, हल्दी नमक डाल के, और त्वचा के रोगियों को नमक मना कर देते हैं, इसलिए बिना नमक की सब्जी बनती है। जिनको जितनी आवश्यकता होती है नमक डाल लेते हैं। 3-4 बजे नारियल का पानी, या आजकल ऋतु है गाजर का तो गाजर का रस, या किसी फल का रस, नई सुविधा है रस की तो फल खा लें। और रात को दोपहर वाला भोजन चोकर समेत आटे की रोटी, उबली हुई सब्जी और सलाद, यही मेरा भोजन रहता है। और बीच में अगर उल्टी दस्त तो बुखार शुरू हो जाता है तो 2-4 दिन का उपवास करा के, आराम करा के, पेट साफ करके ठीक कर देते हैं। जी। आजकल किस तरह की बीमारियां, जैसे ये कमर दर्द है, ये घुटने में प्रॉब्लम है, खासतौर से लेडीज को घुटने में दर्द, और एलोपैथी तो कहती है कि तुरंत घुटना प्रत्यारोपण करा लीजिए उससे सही हो जाता है, लेकिन कुछ केसेज ऐसे ही मिले, वाजपेयी जी का उदाहरण है कि जब उनका घुटना प्रत्यारोपित हुआ उसके बाद वो एकदम मतलब ऐसी अवस्था में चले गए कि वो बोल ही नहीं पाते थे। तो इसका प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे कमर दर्द है, घुटने में है, कुछ लोगों को थायराइड की, तो
इसका अलग से कि कुछ खान पान के जरिए आप सारा कुछ करते हैं? देखिए, खान पान तो सबसे महत्वपूर्ण है जी घुटने दर्द में। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसका जो ज्ञान है प्रत्यारोपित करने का, वो अपने ज्ञान से आपको प्रत्यारोपित करने की तो राय देगा, और तो कोई राय देगा नहीं। जी पहले दवाओं से ठीक करेगा, फिर प्रत्यारोपित की बात करेगा। और 90-92% रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं और कुछ निगेटिव भी होते हैं, वो तो कहीं भी हो सकते हैं। जी जी देखिए, जिनको कमर का दर्द है, जिनको हड्डियों की तकलीफ है, उनको सबसे पहला काम चीनी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चीनी शुगर ग्लूकोज में बदलता है, तब वो ग्लूकोज हमारे शरीर के काम आता है। और शुगर को ग्लूकोज में बदलने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो कैल्शियम हमारी हड्डियों से लेता है, तो हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, हड्डियों की कमजोरी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो फिर सबसे पहला काम करना चाहिए, जो हड्डियां इस्तेमाल कर रही हैं, कैल्शियम इस्तेमाल कर रही हैं भोज्य पदार्थ में, उनको 100% बंद करना चाहिए। फिर कैल्शियम ठीक से बचे, उसके लिए टहलना चाहिए। तो घुटने के दर्द की वजह से आदमी टहल नहीं सकता, लेकिन 10 मिनट तो टहल सकता है, 7 मिनट टहल सकता है, और रोज 1-1 मिनट धीरे धीरे बढ़ाकर टहल सकता है। चीनी बंद कर दीजिए, 15-20 दिन में 25% दर्द कम हो जाएगा। फिर घुटनों की कुछ पट्टियां हम लोगों की चिकित्सालय में है, कुछ पोटली सिकाई है, कुछ इंफ्रारेड है, कुछ पट्टियां हैं, कुछ गर्म पानी में पैर डालने से भी ठीक होता है। ये सब विधियां हैं, निश्चित रूप से आराम मिलता है, समय लगता है, और शरीर चलने लायक हो जाता है, अपना जीवन क्रम चलाने लायक हो जाता है, और आराम से अपना जीवन चलाने लायक हो जाता है। और स्वतः आदमी को चलना चाहिए, पार्क में चलना चाहिए, घर के आसपास वातावरण नहीं है तो जहाँ दूर वातावरण वहाँ चलना चाहिए, प्रकृति से बात करनी चाहिए, प्रकृति की हवा सुननी चाहिए, प्रकृति की पत्तियों से आवाज आती है वो गाना सुनना चाहिए, प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए। ये सब तब कर पाएंगे जब आप अपने स्वाभाविक चाल से चलेंगे। तो मेरा कहना है कि आदमी 60 मिनट टहलना चाहिए, और 60 मिनट में 5 मिनट दौड़ना चाहिए। जो दौड़ सकते हैं उन्हें दौड़ना चाहिए, जो नहीं दौड़ सकते, जो उम्र दराज है, उन्हें नहीं दौड़ना चाहिए। 1 मिनट से शुरू करें, 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, 4 मिनट करें, फिर 5 मिनट रोज दौड़ें, और 55 मिनट रोज टहलें। मेरे हिसाब से इससे बढ़िया शारीरिक श्रम कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा समय बचे तो आप कसरत भी करिए, योगा भी करिए, आदि स्विमिंग भी करिए, फुटबॉल भी खेलिए, बैडमिंटन भी खेलिए, जो कर सकते हैं इसके अतिरिक्त करिए। जितना अपने शरीर को समय देंगे, उतना ही आपका शरीर और मन स्वस्थ रहेगा। एक समस्या आजकल प्राय हो रही है डॉक्टर साहब, कि अनिद्रा की समस्या, जो आमतौर पे लोगों का देर रात तक सोना और फिर देर में उठना, तो ये जो हमारे जो स्वास्थ्य का संबंध है, मुझे लगता है कि मानसिक जो हमारा दिमाग है, जो मस्तिष्क है, और इसमें मोबाइल का भी एक रोल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ये रात दिन जो मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो अनिद्रा की समस्या जो है और ये सारी चीजें हैं, तो इसको कैसे हम अपने को ठीक रखें कि समय से सो जाएं और ये सारी समस्याएं ना आए। देखिए, अनिद्रा तो हम लोग बुलाते हैं जी, अनिद्रा कोई रोग नहीं है। बच्चा पैदा होता है, टनटना के सोता है, 23 घंटे सोता है, वो तो अनिद्रा का शिकार नहीं है, क्योंकि उसका मन निश्चल है, शरीर निश्चल है, ईश्वर से बात करता है, ईश्वर के साथ रहता है और खूब सोता है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, वैसे वैसे हम लोग अपनी नींद कम करते चले जाते हैं। पढ़ाई में हम लोग रात को 12-2 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह 10 बजे तक सोते हैं। आपने शास्त्र पढ़े होंगे, शास्त्र का ज्ञान होगा। लोग कहते हैं सुबह के मुहूर्त में सारा ज्ञान मिलता है, तो सुबह के मुहूर्त में पढ़ो ना भाई। रात को 12 बजे के पहले जितनी घंटे आप सोओगे, उतने घंटे आपको पूरी नींद मिलेगी। 12 बजे के बाद जितना सोओगे, उतनी आधी नींद मिलेगी। इसलिए रात को 2 बजे तक सो, 2 बजे उठ के पढ़ो। ये कौन सा तरीका है कि 2 बजे तक पढ़ो और रात दिन भर सो?
उसको उलटने की बात है, खाली उलट लीजिए। मेरे पिताजी 2 बजे तक सोते थे और 2 बजे के बाद पढ़ते थे, और पढ़ पढ़ के वो प्राय चिकित्सक बने, पढ़ पढ़ के वो प्राय चिकित्सालय चलाए, और पढ़ पढ़ के वो प्राकृतिक चिकित्सा और विठल दास मोदी पर्यायवाची शब्द हो गया। विठल दास मोदी तो प्राय चिकित्सा, और प्राय चिकित्सा तो विठल दास मोदी। और सबसे बड़ी बात, सोने के 2 घंटे पहले मोबाइल बंद कर देना चाहिए। मोबाइल में व्हाट्सएप बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो व्हाट्सएप देखते हैं, जिस तरह का व्हाट्सएप देखते हैं उस तरह का दिमाग चलता है और सोने नहीं देता। दिमाग में व्हाट्सएप में भजन कौन सुनता है? रोज नए नए तमाशे सुनते हैं, रोज व्हाट्सएप देखते हैं। कोई क्रिमिनल व्हाट्सएप है, कोई किसी ने मार दिया, कोई न्यूज सुन लेते हैं, और न्यूज में धरा क्या है? कोई तमाशे ही तमाशे है ना। इसलिए 2 घंटे पहले मोबाइल बंद कीजिए, फोन आए तो फोन अटेंड कीजिए, और मन को अपने समीप रखिए तो बढ़िया नींद आएगी। मन को अपने समीप रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि सांस पर ध्यान दीजिए, सांस के आने जाने को देखिए, तो आपका मन बहुत समीप रहेगा। जितना आसानी से आप देखना शुरू करेंगे सांस के आने जाने को, तो देखते ही देखते आपको पता चलेगा कि जो सांस शरीर से बाहर निकल रही है वो गर्म है, जो बाहर से अंदर जा रही है वो ठंडी है। और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भी ज्ञान होगा कि जो शरीर से बाहर निकल रही है उससे आपके होंठ को खुजली हो रही है, क्योंकि वो शरीर के रोग के साथ हवा निकल रही है, तो वो आपके होठों को तकलीफ दे रही है। बाहर से जो जाएगी वो शुद्ध हवा जाएगी, रोग विहीन हवा जाएगी, होठों को शांति देगी। ये धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सब अनुभव होगा। और ये इतना आसान नहीं है जितना आसानी से मैं बोल रहा हूँ। मन फिर भाग जाएगा, फिर मन को पकड़ के लाना पड़ेगा, और धीरे धीरे सांस पे ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। जितनी अच्छी नींद उतना अच्छा स्वास्थ्य। ये तो आप करते ही रहिए। सबसे पहला काम मेरे श्रोताओं को मैं आग्रह करूँगा कि वो 2 घंटे पहले सोने के मोबाइल छोड़ दें, और भोजन के 2 घंटे बाद सोएं। अर्थ ये नहीं है कि 10 बजे भोजन करते हैं तो 12 बजे तक जागते रहें, क्योंकि डॉक्टर मोदी ने कहा है कि 2 घंटे बाद सोना चाहिए। आप जब सोते हैं उसके 2 घंटे पहले भोजन कीजिए, तो भोजन भी ठीक से पचेगा, और मोबाइल बंद कर दिए, मन भी शांत रहेगा। कुछ गाना सुनिए, कुछ ओम का भजन कीजिए, कुछ गीता रामायण का पाठ कीजिए। ये सब सुनना हो तो सुनिए, और सबसे आसान है कि सांस पर ध्यान रखिए, आपकी नींद आपके हाथ में आ जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन आखिर में जो हमारे श्रोता हैं और जो हमारे नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक आपका संदेश क्या होगा कि हमारे आयुर्वेद में तो कहा गया है जीवेद शरदा शतम। एक आदमी की उम्र पहले 100 साल मानी जाती थी, और अभी ऋषि महर्षियों के कुछ ऐसे साधु हैं, योगी हैं, जिनकी 120 साल तक। तो लंबा जीवन जीने के लिए एक क्या संदेश है कि कैसे अपने को वो फिट रखें? लंबा जीवन जीने के लिए संदेश तो ये है कि लंबा जीवन कितना होगा ये तो मैं नहीं कह सकता मेरे संदेश से, लेकिन मेरे संदेश से ये होगा कि जितना जीवन आप जिएंगे सुखमय जिएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 घंटा शारीरिक श्रम रोज करना चाहिए, 2 लीटर पानी रोज पीना चाहिए, 250 ग्राम फल रोज खाना चाहिए, 250 ग्राम सलाद रोज खाना चाहिए। और अगर रोगी हैं तो दोपहर को 12 बजे के पहले कोई भी आग से पकी चीज़ नहीं खाना चाहिए। आग से पकी चीज़ क्या है जो आग से नहीं पकती है? फल है, सलाद है, मेवा है, नारियल है, नारियल का पानी है, अंकुरित अनाज है। अगर ये खाएंगे तो आप धीरे धीरे स्वस्थ होते रहेंगे। और 1 घंटा टहलें, 2 लीटर पानी पिएं और फल खाने का ध्यान रखें, तो आप निरोगी बने रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब ने आज बहुत सारी बातें बताई। डॉक्टर साहब के बारे में एक बात और बता दूं कि आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है, और अभी भी आप निरंतर प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उनकी निरंतरता और उनकी जीवंतता, उनकी सक्रियता बनी हुई है। तो डॉक्टर साहब ने आज हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए
इतना समय निकाला, इसके लिए हम लाउड स्पीकर 90 FM की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही लोगों को निरोग बनाने के कार्य में आप लगे रहेंगे। आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।